नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है समास। समास क्या होते हैं, समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास के अंग क्या क्या हैं, समास के भेद उपभेद कौन कौन से हैं, संधि और समास में क्या अंतर होता है, समास विग्रह क्या होता है, शब्द और पद में क्या अंतर होता है, यही सब कुछ जानने का आज हम प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। वो बात ये कि कोई भी भाषा, याद रखिए, कोई भी भाषा चिरकाल तक तब तक जीवित रह सकती है जब तक कि उसके शब्द भंडार में नए नए शब्दों की अभिवृद्धि होती रहे। ये बढ़ोतरी, ये समावेश किस प्रकार से होता है, चाहे वो संधि के माध्यम से हो, चाहे वो उपसर्ग प्रत्यय के माध्यम से हो, उसी प्रकार समास भी वही काम करते हैं, भाषा के शब्द भंडार में बढ़ोतरी करते हैं अपनी यौगिक प्रक्रिया के तहत, अपनी संक्षिप्तीकरण के तहत। वो कैसे होता है, किस प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं। समास। समास का मतलब संक्षेप करना, ठीक है, अर्थात छोटा करना। अब समास क्या होता है इससे पहले हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कोरोना पीड़ित, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा कोरोना पीड़ित। इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं समास विग्रह करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कोरोना से पीड़ित, ठीक है, कोरोना से पीड़ित। तो ये जो शब्द हो गया कोरोना से पीड़ित, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो ये शब्द हुआ, एक शब्द हुआ, ये दो शब्द हो गए, ठीक है। और ये जो बीच में जो है इसको हम कहते हैं परसर्ग। परसर्ग मतलब जो कारक होते हैं ना, जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये होता है परसर्ग। अब यहाँ पे हैं दो शब्द कोरोना और पीड़ित। अब कोरोना और पीड़ित दो शब्द, दो को मिलाकर के जब हमने कर दिया एक कोरोना पीड़ित, तो ये हो गया समास, ठीक है। मतलब समास में दो शब्दों को एक किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, सत्य और दूसरा है आग्रह। के लिए आपको पता है कि ये परसर्ग होता है, विभक्ति इसको कहते हैं। अब इसको जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो ये सत्याग्रह जो हुआ ये हो गया समास, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दो शब्दों को जब हमने एक बनाया तो वो बन गया सामासिक शब्द, और इस शब्द को हम समस्त पद भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या समझा, अभी हमने ये समझा कि समास जो होता है, समास के दो दो शब्द होते हैं अक्सर, जो है मतलब दो शब्द ही होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो ही शब्द मान के चलिए आप कि दो शब्द, जैसे सत्य और ये आग्रह, ठीक है। तो बन गया सत्याग्रह। कोरोना और पीड़ित बन गया कोरोना पीड़ित, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम देखेंगे जो पहला शब्द है, ठीक है, और जो दूसरा शब्द है। तो पहला शब्द होगा उसको हम कहते हैं पूर्व पद, ठीक है। और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो हमने मोटे मोटे तौर से क्या समझा, हमने समझा कि समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, ठीक है। तो समास बराबर क्या हुआ, दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब देखिए थोड़ी सी एक और चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्या कि हमने इसको पूर्व पद ही क्यों कहा, इसको हमने शब्द क्यों नहीं कहा, इसको मैंने पद ही क्यों कहा।
तो शब्द और पद में क्या अंतर होता है, यहाँ पे एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है। तो हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साथ साथ इसको भी लेके चलते हैं। तो जो बात होती है कि शब्द और पद, शब्द और पद, ठीक है। आदमी जब जंगल में रहता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वही आदमी जब समाज में आ जाता है तो वो उसको एक घर मिलता है, उसको घर में रहता है, समाज में कोई जॉब करता है तो उसको एक पद मिलता है, तो उसका एक पूरी तरह से एड्रेस, उसका एक व्यक्तित्व बनता है, उसका एक समाज के अंदर एक स्थान होता है, उसका एक परिचय हो जाता है। तो वैसे ही शब्द जो होता है, ठीक है, शब्द जब वाक्य में, ठीक है, मतलब आप इसको यूं समझिए कि शब्द वाक्य, कि शब्द जब वाक्य में जुड़ जाता है, वाक्य से जुड़ जाता है, तब वो पद बन जाता है, ठीक है। लेकिन वही शब्द जब वाक्य से रहित होता है तो वो सिर्फ शब्द कहलाता है, ठीक है। तो इन पद और शब्द, तो दोनों कहीं ना कहीं उसका एक रोल जो होता है वो वाक्य से निहित होता है, कि पद जो है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ होता है वाक्य से, ठीक है, और जो कि शब्द जो होता है ये जुड़ा हुआ नहीं होता वाक्य से, ठीक है। तो इतनी सी बात आप समझिए कि शब्द वाक्य से रहित होता है और पद जो है वो वाक्य में निहित होता है। तो शब्द क्या हो गया, वाक्य से रहित, और पद क्या हो गया, पद हो गया वाक्य में निहित, ठीक है। क्योंकि वाक्य में आया तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका एक परिचय हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा बात और स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मोहन है, मोहन आगरा रहता है, मोहन आगरा रहता है, ये एक वाक्य है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मोहन है, ठीक है, ये मोहन चूंकि वाक्य में आया है तो इसलिए इसको पद कहेंगे। अब ये पद इसलिए हो गया क्योंकि इसकी मोहन का एक परिचय है, कि मोहन संज्ञा है, तो संज्ञा है मोहन। संज्ञा भी कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर मोहन है क्या, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या है, तो मोहन पुल्लिंग भी हो गया, ठीक है। साथ ही ये कर्ता का काम कर रहे हैं तो कर्ता भी है, ठीक है। अब साथ ही साथ ये भी पता लगना चाहिए कि मोहन एक है या अनेक है। तो सबको पता है कि यहाँ पे इस वाक्य के अंदर मोहन एक ही है, अनेक होता तो बहुत सारी बात होती। तो यहाँ पे मोहन एक वचन है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के जो है इस मोहन का परिचय है। तो ये तब हुआ परिचय इसका जब ये वाक्य में आ गया, ठीक है ना। तो अब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो शब्द पद जो होता है वो वाक्य में निहित होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और जबकि जो शब्द है वो वाक्य से रहित होता है। अब ये मोहन है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मोहन लिख देता हूँ। अब ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका कुछ अता पता कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे कहेंगे कि ये मोहन कौन है। लेकिन यही मोहन जब यहाँ वाक्य में आ जाता है, ठीक है, तब इसका परिचय पूरा होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर हो गया कि शब्द जो होते हैं वो वाक्य से रहित होते हैं, और जबकि जो पद होते हैं वो वाक्य में निहित होते हैं। तो ये जो प्लस का जो निशान लगाया मैंने और ये जो माइनस का निशान लगाया है, ये थोड़ा सा मैथ्स के तरीके से समझ लीजिए। अब इतनी सी बात समझ में आ गई। और इससे पहले जो मैंने बात कही थी कि भाई समास क्या होते हैं, तो समास में आपने देखा कि समास में दो पद होते हैं, ठीक है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो अब आपको समझ में आ गया कि पद क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि ये एक वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसको पद कहते हैं, लेकिन जब ये वाक्य से रहित होगा तो इसको हम शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे चूंकि सत्य के लिए आग्रह, दो शब्द हैं, दो पद हैं, तो दोनों पदों को जब मिला दिया तो वो नया शब्द बन गया, उसको बोलेंगे सत्याग्रह, वही समास है। और इसी को हम समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी
कहते हैं। चलो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। तो अभी हमने क्या सीखा कि समास जो होता है तो समास के दो पद होते हैं। तो समास बराबर हो गया पूर्व पद प्लस उत्तर पद इक्वल टू समस्त पद। ठीक है, यही समास होता है। ठीक है, इतनी सी बात अगर आपने समझ ली है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको मोटा मोटा ये पता लग गया कि समास के दो अंग होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद में आगे चलेंगे कि इसके भेदों से पहले एक और शब्द है, उसको कहते हैं समास विग्रह। उसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके भेदों पे बात करते हैं। ठीक है, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह ये होता है कि जब वो शब्द है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शब्द लिया था सत्याग्रह। सत्याग्रह, तो विग्रह करना मतलब खोलना। अब सत्याग्रह दो शब्द है, जब हम इसको खोलेंगे तो एक वाक्य के रूप में इसको खोलेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कि सत्य प्लस आग्रह। अगर हम इसको ऐसे करेंगे कि सत्य प्लस आग्रह तो ये गलत होगा। ठीक है, ऐसे अक्सर हम संधि विच्छेद में करते हैं। ठीक है, और लेकिन संधि विच्छेद में अब फिर इसके अंदर फिर प्रश्न खड़ा हो गया कि जी संधि विच्छेद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी आपको, लेकिन पहले आपको इसको समझ लीजिए कि जब सत्याग्रह, ठीक है, तो इसका जो समास विग्रह होगा वो इस प्रकार से होगा कि सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह, तो ये हो गया इसका समास विग्रह। ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये समझ में आ गया आपको कि समास विग्रह। समास विग्रह का मतलब समास को खोलना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको आसानी के लिए। मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा कि वो क्या ट्रिक्स हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अभी बात की थी मैंने कि ऐसे तो हम संधि विच्छेद करते हैं, जबकि इस प्रकार से करेंगे तो समास विग्रह होगा। तो संधि विच्छेद और समास विग्रह, प्रश्न फिर उठ गया कि संधि और समास में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि समास और संधि। ठीक है, तो समास में दो शब्दों का दो पद, ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं, तो दो पदों में विग्रह होता है। और जबकि संधि जो होती है उसकी जो खास बात होती है वो होती है दो वर्णों में। दो वर्णों में होती है संधि। ठीक है, अब ये व्यंजन वर्ण हो सकता है, ये स्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे विद्या प्लस आल्य, तो एक शब्द हो गया। तो यहाँ पे ये जो आ है और ये जो आ है, तो ये बन गया बराबर आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। ठीक है, तो इसलिए ये जो आ बन के ये बन के दोनों मिलकर के जो है आ बन गया, तो इसलिए शब्द जो बन गया वो ये वाला आ लग गया। ठीक है, विद्यालय। तो इसलिए हम इसको संधि विच्छेद करते समय दो वर्णों में विच्छेद करते हैं, जबकि समास का जब विग्रह किया जाता है तो दो पदों में विग्रह किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि समास और संधि में भी अंतर समझ में आ गया आपको। तो समास में दो पदों में विग्रह करते हैं, दो पदों को अलग किया जाता है, और जबकि संधि में दो वर्णों को अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अभी हमने क्या सीखा, इसकी परिभाषा फिर क्या बन गई। परिभाषा इसकी ये हो गई, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, ये जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के जो नया पद बनाते हैं उसको समस्त पद कहते हैं, और वही समास होता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि समास के भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए समास के भेद पढ़ते हैं। तो चलो बच्चों समझ लेते हैं कि समास के भेद क्या होते हैं। तो समास के जो भेद हैं यहां मैं लिखूंगा समास के भेद। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चला गया। समास के भेद, ठीक है, तो समास के कई भेद होते हैं। तो जैसे कि मेरा तरीका है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा अव्ययीभाव।
ठीक है, ये नंबर 1। दूसरा यहाँ पे मैं लिखता हूँ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्विगु समास। ठीक है। चौथा यहीं से एक लाइन खींच लेते हैं बीच में से, उसको मैं लिख देता हूं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। ठीक है। थोड़ा सा यहीं से एक लाइन और ले लेते हैं हम, तो उसको लिख देते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है। फिर यहीं से एक लाइन और ले लेते हैं, और ये सबसे लास्ट में नंबर 6 में ये होगा आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। तो ये कुल मिलाकर के कितने हो गए? 6। ठीक है। नंबर 1, ठीक है, अव्ययीभाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 3, ठीक है, द्विगु समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। नंबर 5 कर्मधारय समास। और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। ठीक है। मैं आपको इसके ट्रिक्स समझाऊंगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इसकी ट्रिक्स समझाऊंगा आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कैसे आपको करना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। समास के भेद। तो समास के भेद में सबसे पहले आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। ठीक है। अब इस समास की खास बात क्या होती है? तो समास की जो खास बात होती है उसको थोड़ा समझ लेने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं इसका अगर एक ही शब्द में लिखूं तो इसका पूर्व पद जो होता है ये प्रधान होता है। ठीक है। लेकिन बात ये कहते हैं कि पूर्व पद प्रधान होता है, तो ये इतने से नहीं समझ में आती है बात। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगते हों, ठीक है, आप इसको यूं समझिए कि जिन शब्दों के प्रारंभ में ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि जिन शब्दों के प्रारंभ में क्या लगे हों? उपसर्ग लगे हों। ठीक है। उपसर्ग जुड़े हुए हों, तो वो क्या होता है? वो अव्ययी भाव समास है। अब जैसे उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है ना, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। और वही शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगे तो प्रत्यय कहलाते हैं। तो ठीक है, एक साथ आप कई चीज़ें सीख रहे हैं। आपने संधि सीखी, समास सीखा, आपने शब्द सीखा, पद सीखा, दोनों में अंतर सीखा। तो अब इसी प्रकार से आपने उपसर्ग प्रत्यय भी सीख लिए। तो पूर्व पद जिन शब्दों के प्रारंभ में, ठीक है, उपसर्ग जुड़े हों, जैसे होता है यथा, ठीक है, या जैसे होता है प्र, जैसे होता है आ, ये सब शब्दांश हैं। जैसे होता है प्रति, या जैसे होता है निर, या अन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। भर है जैसे। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं? सारे के सारे ये उपसर्ग हैं। ये पूर्व पद के काम करते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लें तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है। तो जैसे कहेंगे यथाशक्ति, ठीक है, या जैसे कहेंगे आजीवन, आजीवन, या इसी प्रकार से हम कहेंगे भरपेट। तो ये सारे शब्द जो हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ठीक है। आजीवन, आजीवन का मतलब हो गया कि जीवन भर। ठीक है। पेट भर कर, भर पेट, भरा है जो पेट। ठीक। तो ये सब जो हो जाएंगे आपके। इसी प्रकार से आमरण, मृत्यु तक। तो जो पूर्व पद जो होगा इसका, वो अव्ययीभाव समास का नोट करने वाली बात यही है कि ये उपसर्ग होते हैं प्रायः।
प्रायः क्या हमेशा ही उपस्वर होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। इसके साथ साथ एक और नोट करने वाली बात यह है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से बताता हुआ चलूँ कि एक जैसे दो पद एक साथ आ जाएं, तो एक जैसे शब्दों से बने शब्द जैसे धीरे धीरे हैं, धीरे धीरे है, ठीक है, या रातों रात है, ठीक है, या एक एक है, ये दोनों एक जैसे शब्द हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इस प्रकार से आते हैं तो दोनों एक जैसे हों, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी एक जैसे हों, तो वो भी अव्ययीभाव समास होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। तो चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। अब तत्पुरुष समास में क्या खास बात है, एक तो पहले ये देख लीजिए आपके, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उत्तर पद, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होने का मतलब यह है कि ज़्यादा बल जो है बात का वो उत्तर पद की तरफ या दूसरे शब्द के ऊपर जाता है, या यूँ कह लीजिए कि विग्रह करने पर। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास में पहले एक तो ये चीज़ समझ लीजिए कि इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद इसका संज्ञा होता है प्रायः। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ, तो पूर्व पद इसका प्रायः संज्ञा होता है। और नोट करने वाली बात यह है कि विग्रह करने पर, विग्रह करने पर क्या होता है, इसमें दोनों पदों के बीच में परसर्ग आ जाते हैं। ठीक है, तो दोनों पदों के बीच में क्या होता है, विभक्ति या परसर्ग लगते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि परसर्ग या विभक्ति लगते हैं। ठीक है, ये होता है इसमें। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। अब ये परसर्ग और विभक्ति क्या होते हैं, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कारक होते हैं। कारक होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण, संबोधन वगैरह वगैरह जो होता है, तो वो जो है का, के, की, में, पर, मैं लिख देता हूँ कि क्या होते हैं परसर्ग। परसर्ग जैसे का, की, को, ठीक है, के लिए हो गया, या में हो गया, या से हो गया, ठीक है, या के द्वारा हो गया, पर हो गया। ठीक है, तो ये सारे विभक्ति होते हैं, इसे परसर्ग कहते हैं। तो जब हम विग्रह करते हैं तत्पुरुष समास में, तो विग्रह करने पर अक्सर इसमें परसर्ग लगते हैं। मैं कहता हूं कि परसर्ग लगते हैं। जैसे अभी शुरुआत में हमने बात की, एक शब्द लिया था कोरोना पीड़ित। ठीक है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा कोरोना से पीड़ित। ठीक है, तो ये जो लगा है विग्रह करने पर, ये जो से जो आ गया है, ठीक है, ये परसर्ग हैं, अर्थात विग्रह करने पर, ठीक है, जो समस्त पद है उसका जब विग्रह करते हैं तो बीच में, दोनों शब्दों के बीच में परसर्ग या विभक्ति शब्दों का या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसीलिए जैसे मैं आपको एक दूसरा शब्द दूं, रसोई घर, रसोई घर, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो बनेगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए घर, तो ये जो के लिए आया है, ठीक है, ये के लिए जो है ये परसर्ग है। और इन दोनों शब्दों के बीच में ध्यान रखिए, तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच में
विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होने लगता है जब हम उसका विग्रह करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? या और एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको? ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको ये चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे एक शब्द है राजपुत्र। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो का आया है ये इसकी विभक्ति हो गई। ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आया। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में पूर्व पद प्राय संज्ञा होती है। जैसे ये शब्द हैं, ये सारी संज्ञा है। ठीक है, और जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में ये चाहे से हो, के लिए हो या का हो, ये परसर्गों का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। क्लियर? मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम दूसरे समास के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा अगला समास है जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास है। तो ये द्विगु समास क्या बला है? तो आप इसको इतना सा समझ लीजिए, ये सबसे आसान समास लगेगा। अगर आपको समझ में आती है, बाकी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ये तो बिल्कुल ही आपको आसान लगेगा। कैसे? तो आप इसका इतना समझ लीजिए कि इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई संख्या इसके पूर्व पद में होती ही है, इतना याद रखिए आप। ठीक है, तो अधिकांशतः जो है ये जो है समूह का बोध कराता है, इतना सा आप याद रखिए। पहला पद क्या होता है? पहला पद ये संख्यावाची होता है, इसको कहेंगे संख्यावाची पूर्व पद। पूर्व पद इसका संख्यावाची होता है। और इसके साथ जो खास बात क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि अधिकांशतः, मैं यहाँ लिख देता हूँ ये नोट करने वाली बात है। अधिकांशतः इसमें क्या होता है? ये समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है, बोध कराता है। ठीक है, और समूह मतलब ग्रुप। ठीक है, ग्रुप होते हैं जैसे, तो उसका ये बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लें तो सप्तऋषि, ठीक है, या चौमासा, या नवरत्न। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, ठीक है, चाहे वो सप्तऋषि हो, चौमासा हो, नवरत्न हो, नवरस हो, ठीक है, अठन्नी हो, चवन्नी हो, दोपहर हो, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो इसका जो पूर्व पद होता है, जैसे पहला दो शब्द हैं इसमें सप्त और ऋषि, तो पहला सप्त 7 होता है। चौमासा, ठीक है, मासा और चौ माने 4। ठीक, उसी प्रकार से नवरत्न, नव और रत्न, तो पहला पद जो है ये संख्यावाची होता है। ठीक है, तो आप कह लीजिए कि इनका जो पहला पद होता है ये संख्यावाची होता है। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये द्विगु समास है। और ये बोध कहता है 7 ऋषियों का समूह, 4 महीनों का समूह, 9 रत्नों का समूह, तो समूह का भी बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास क्या बला है भाई? द्वंद्व समास को समझ लेते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात क्या है वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। इस समास में क्या होता है? इस समास में जो इसका जो कोई पद इसका जो है वो नहीं होता, प्रधान नहीं होता। इसमें नोट करने वाली जो बात है उसमें ये होता है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, योजक चिन्ह, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर यह हट जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे कि दोनों पदों में योजक चिन्ह लगा होता है और विग्रह करने पर इसका लोप हो जाता है। विग्रह करने पर, ठीक है, विग्रह करने पर इसका लोप हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, लोप हो जाता है। इतनी सी बात समझनी है बस। ठीक है, और ज़्यादा समझना है तो यूँ समझिए कि दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं।
दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये भी सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं प्रायः। तो प्रायः या विलोम होते हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको, तो आप समझ गए। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ये समझ में आ गई। सबसे पहली बात है कि योजक चिन्ह लगा होता है दोनों पदों के बीच में, और विग्रह जब हम करते हैं तो उसका लोप हो जाता है। कैसे लोप हो जाता है, एग्जाम्पल समझो तो समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है सुख दुख। सुख, ये हाइफन लगाया और यहाँ पे लिखा हमने दुख। ठीक है, अभी मैंने इसकी महत्वपूर्ण बात नहीं बताई है, वो समझाऊंगा विग्रह करने पर। तो ये तो हो गया इसका समास। सुख और दुख, दो पद हो गया, पूर्व पद उत्तर पद। ठीक है, अब इसमें बीच में हमने बताया कि इसमें योजक चिन्ह लगा, तो इसमें हाइफन का योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और साथ साथ ये भी बताया कि दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। सुख और दुख ये दोनों एक दूसरे के विलोम भी हैं। ठीक है, अब जब इसका विग्रह करूँगा मैं इसका, तो विग्रह जब इसका होगा तो होगा सुख और दुख। ठीक है, या फिर इसको हम यूं भी कह सकते हैं, सुख या दुख। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात है ये। ठीक है, ये क्या है, जब मैंने कहा कि विग्रह करने पर योजक चिन्ह का लोप हो जाता है और उनके स्थान पर और अथवा या शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नोट करके क्या लिखेंगे आप, विग्रह करने पर, मैं लिख देता हूं जल्दी से, विग्रह करने पर, ठीक है, योजक शब्दों का लोप हो जाता है, शब्दों या चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दूं मैं, लोप हो जाता है, और उसके स्थान पर क्या होता है, उसके स्थान पर, ये मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ, और या और अथवा, दोनों का मतलब एक ही जैसा है, या। ठीक है, और अथवा या का प्रयोग होता है। ठीक है, इतनी सी बात आप समझेंगे। तो ये समझ लिया आपने, दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे अमीर गरीब है। ठीक है, राजा रंक है। ठीक है, और बहुत सारे शब्द इस तरह से हो सकते हैं, भला बुरा है। ठीक है, आप एक तरह से लिख सकते हैं, भला बुरा। तो बहुत सारे इस तरह के शब्द हो सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बात वही दिख रहा है ना, जो अमीर करीब एक दूसरे के विलोम नजर आ रहे हैं, राजा रंग विलोम आ रहे हैं, ये भी विलोम आ रहे हैं। जब इसको हटाएंगे तो विग्रह करेंगे तो सीधा सीधा बोल देंगे अमीर और गरीब हैं, राजा या रंग, भला या बुरा, या भला और बुरा है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया आपको। ये होता है द्वंद्व समास के ऊपर। तो अगला हमारा जो समास है उसका नाम है कर्मधारय। कर्मधारय समास। मैं मोटा मोटा लिख रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, कर्मधारय समास, ये क्या बोला है भाई। तो कर्मधारय समास में क्या है कि कर्मधारय समास के दोनों पदों के अंदर, याद करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, दोनों पदों में क्या होता है कि इसमें उपमेय या उपमान संबंध होता है। उपमेय उपमान, या फिर जैसा कि आपने पहले से भी पढ़ा था कि उपमेय उपमान हो, या फिर इसका विशेषण विशेष से संबंध हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विशेषण विशेष से संबंध हो दोनों पदों में। ठीक है, याद रखो, दोनों पदों में लिख देता हूँ भाई, भूल जाते हो, दोनों पदों में। ठीक है, दोनों पदों में उपमेय उपमान संबंध हो, या फिर उसके अंदर विशेषण विशेष से संबंध हो। अब इतनी सी बात तो नहीं समझ में आई, कि ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको यूँ समझिए कि
उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि चंद्रमुख, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुख जो है कि तुलना की जा रही है चंद्रमा से, तो मुख हो गया उपमान उपमेय, और उसका उपमान हो गया जिससे तुलना की जा रही है वो हो गया चंद्र। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। और अब इसके अंदर जो आसानी से जो समझ में आ जाए वो ट्रिक मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस समास में शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। ये नोट करने वाली बात है, नोट। तो क्या होता है इसमें, इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। ये इसकी खास बात है। कैसे कैसे बताई जाती है? अब कैसे मेरे मुंह से शब्द निकल गया, कैसे। ये कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। मैंने कहा कि कैसे, ये अनायास ही नहीं निकला है कैसे, ये कैसे सायास निकला है, मतलब सोच समझ के निकला है। कैसे लगा करके आप प्रश्न पूछिए, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय। जब हम उसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर अगर कैसे शब्द लगाते हैं और उसका उत्तर मिल जाए तो समझ लो कि वो कर्मधारय समास है, और उत्तर नहीं मिले तो समझ लो या मान लो कि वो तत्पुरुष समास है। कैसे, एग्जाम्पल देखो। ठीक है, एग्जाम्पल कैसे कहेंगे? एग्जाम्पल, कमल, कमल नयन। ठीक है, अब इसका मैं विग्रह करूँगा तो यहाँ लिखूँगा विग्रह। विग्रह करेंगे शब्द का कमल नयन का, तो क्या होगा? कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन। तो अगर मैं दूसरे पद, जैसे कि बताया कि दूसरे पद की विशेषता बताई जा रही है, तो दूसरे पद की विशेषता यह है कि मतलब वो जो नयन है वो कैसे हैं? कमल के समान है, कमल। ठीक है, ये नयन की विशेषता है। अब नयन कैसे हैं? कमल के समान है। ये जो कैसे शब्द लगाया ना, इसका उत्तर निकलता है नयन कैसे हैं? कमल के समान है। तो इसका मतलब ये कर्मधारय समास है। ठीक है, और अगर वैसा नहीं निकलता, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, नहीं निकल रहा इसका मतलब, तो ये नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे काली मिर्च, काली मिर्च। ठीक है, या जैसे महात्मा, महात्मा शब्द हो गया, काली मिर्च हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम? आत्मा कैसी है? महान है। मिर्च कैसी है? काली है। तो जो कैसा कैसी शब्द लगाएंगे उससे अगर आंसर मिल रहा है तो आप मान लीजिएगा कि ये जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे की विशेषण विशेष हैं, दोनों एक दूसरे के उपमेय उपमान हैं। इसमें मिर्च की विशेषता बताई जा रही है कि वो काली है, हैं? मिर्च यहाँ पे उपमेय है, उसका उपमान है काली। महात्मा, आत्मा कैसी है? महान है। तो आत्मा की जो तुलना की गई, आत्मा को किसके समान बताया गया? महानता के समान, उसके महान है आत्मा, है ना? तो एक दूसरे के विशेषण विशेष्य भी हो गए। तो ऐसे आप इसको समझ लीजिए। अब अंतिम जो आता है हमारा, वो आता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये हमारा अंतिम होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे बाकी समझ में आए ये भी आ जाएगा समझ में। ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कैसे, हालांकि इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। तो इसमें सब याद करने वाली बात क्या है? एक, पहली बात तो इसमें दोनों पदों की जगह तीसरा पद प्रधान होता है। तीसरा पद जिसे हम सांकेतिक पद कहते हैं, सिंबॉलिक। सांकेतिक पद
प्रधान होता है। मतलब जो लिखा जा रहा है, जो मीनिंग निकल रहा है, वो मीनिंग से अतिरिक्त कोई थर्ड मीनिंग जो है वो महत्वपूर्ण है, वो होता है इसके अंदर। तो तीसरा पद जिसे सांकेतिक पद कहते हैं वो प्रधान होता है। ठीक है, इतने से भी नहीं समझ में आएगा तो यूँ समझ लीजिएगा कि इसकी जो खास बात होती है वो ये होता है कि इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। तो इसमें कहेंगे इस समास में इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। देवी देवताओं या राक्षस, ठीक है, या राक्षस या विशिष्ट जन, या विशिष्ट जनों, ठीक है, के नाम आते हैं। विशिष्ट जनों के नाम आते हैं। ठीक है, और इसमें एक खास बात, जो एक पॉइंट जो समझ में आता है कि जब विग्रह करो, ठीक है, या विग्रह करने से पहले एक शब्द इस्तेमाल कर लीजिए कि है कौन, हु, विग्रह करने के बाद कौन लगाकर प्रश्न पूछिए। अगर जवाब मिले तो बहुब्रीहि, नहीं तो कर्मधारय। कौन लगा करके प्रश्न पूछिए, तो मैं लिख देता हूँ कौन लगाकर प्रश्न पूछिए। हाँ तो बहुब्रीहि, नहीं, हाँ तो बहुब्रीहि, नहीं तो कर्मधारय। ठीक है, तो इसको ऐसे समझ लीजिए। अब इसके मैं एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल देखिए, इसके दो एक एग्जाम्पल देते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे इसमें हम कहीं, जैसे मैंने कहा कि देवी देवताओं के नाम होते हैं इसके अंदर, तो देवी देवताओं के नाम जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हु, भगवान शिव, है ना। तो जब विग्रह करेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, या फिर पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीले हैं वस्त्र किसके, किसके हैं, हु, कौन, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ऐसे ही गजानन, गज के समान आनन वाला, कौन। तो इसमें अधिकतर जो है देवी देवताओं के नाम होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। या घनश्याम, घनश्याम तो मतलब घन के समान श्याम कौन है, श्री कृष्ण को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर इसके अंदर आज जवाब मिले आपको कौन का, तो वो होगा आपका क्या, बहुब्रीहि। और अगर जवाब नहीं मिलता है तो मान के चलेगा कि ये कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।